चलो, तो हम लोग पिछला क्लास में देखे थे ई और जी के बीच, ई और के बीच रिलेशन। ठीक है, आज हम लोग प्रूफ करेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड जी। ठीक है, लेकिन ये रिलेशन को समझने से पहले एक टॉपिक तुम लोग को समझना पड़ेगा, वो होता है सिंपल शियर। इसको हम लोग बोलते हैं प्योर शियर। देखो, हम जब एजम्पशंस लिखवाए थे तुम लोग को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एजम्पशंस लिखवा रहे थे कि क्या क्या एजम्पशंस लेके हम लोग आगे इस पेपर को स्टडी करेंगे। उसमें एक एजम्पशंस हम लिखवाए थे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में, कि हमारा जो मेंबर होगा या फिर जो भी बॉडी होगा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। मींस समेशन ऑफ फोर्सेस जो होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस उस बॉडी में जो लगेगा वो जीरो होगा, और नेट मोमेंट जो उस बॉडी में लगेगा वो जीरो होगा। ठीक है, अगर हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो देखना हम इधर भी लगा रहे हैं और इस साइड भी लगा रहे हैं। अगर ये पी है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हम इस साइड लगा रहे हैं। मींस अगर हम केवल ये फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगा, ये आगे चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसको काउंटरैक्ट करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो ये बॉडी क्या है, ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो हमारे इक्विलिब्रियम में हुआ नहीं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। ये बॉडी फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है। मींस ये बॉडी कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हुआ। हमको यहाँ पे बोलना स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब वो बॉडी मूव नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसके अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि ये बॉडी हमारा, अब देखो यहाँ नेट फोर्स यहाँ पे निकालेंगे अगर हम, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, P माइनस पी इक्वल टू 0। और मोमेंट तो कोई लग नहीं रहा है यहाँ पे। अगर हो सकता है अगर हम ऐसे कोई बॉडी में मोमेंट लगा दें, और फिर अगर ये मोमेंट हम लगा देंगे एक बॉडी में, जैसे लेट सपोज ये हमारा पेन है, हम अगर इस पेन को यहाँ पे कोई मोमेंट लगाएंगे तो ये बॉडी मेरा घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम क्या किए कि इसके जस्ट अपोजिट हम एक मोमेंट यहाँ पे लगा दिए, तो अब ये बॉडी क्या करेगा, इसके जस्ट उल्टा है, तो जो नेट मोमेंट आएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेट जो बॉडी में मोमेंट लगेगा, मींस अगर हम ये वाला जो फोर्स लगा देते तो ये बॉडी लीनियर मोशन करता, लेकिन हम इसके जस्ट अपोजिट लगा दिए तो ये क्या हुआ, ये बॉडी अब कोई भी मोशन नहीं करेगा, लीनियर मोशन इसमें नहीं होगा क्योंकि फोर्स नहीं है। उसी तरह रोटेशनल मोशन होने के लिए, मतलब बॉडी के रोटेट करने के लिए जरूरी है, अगर ये एक फोर्स हम लगाएंगे तो ये बॉडी रोटेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों साइड से लगा देंगे जस्ट अपोजिट, तो ये इसको काउंटरैक्ट कर देगा, ये बॉडी मेरा रोटेट नहीं करेगा। मींस रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए समेशन ऑफ नेट मोमेंट 0 होना चाहिए, और लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए समेशन ऑफ नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए, जो कि हम लोग टेंसाइल केसेस में देख चुके हैं। सिमिलरली लास्ट क्लास में हम जो प्रूफ किए थे, ये 3 डायमेंशनल बॉडी वाला ट्राइएक्सियल स्ट्रेस लग रहा था, तो हम क्या किए, अगर इस डायरेक्शन लगा रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट लगा देते, इधर अगर लगा रहे हैं अप में तो डाउन भी लगा देते, और थर्ड एक्सिस में लगा देते तो उसके जस्ट अपोजिट लगा देते। मींस ये बॉडी जो हमारा है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो उसी तरह से अब हम लोग शियर के केस में देखते हैं। सिंपल शियर का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी हमारे पास है, ठीक है, ये अगर बॉडी है, अगर हम इसमें स्ट्रेस लगाएं, शियर लगा रहे हैं, शियर मींस होता है कि पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, पैरेलल हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन जो इसका बॉडी का ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन होगा उसके पैरेलल है। तो और एक फोर्स हम लोग देखो, अब अगर हम यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे, तो देखो अगर हम इस बॉडी के ऊपर प्लेन पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट हमको नीचे भी लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा फोर्स बैलेंस हो जाए। ये बॉडी हमारा अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में आ गया, ये फोर्स इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स देखेंगे बॉडी में तो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अब देखो नेट मोमेंट इसमें क्या है, नेट मोमेंट 0 है या नहीं, क्योंकि अगर हम इस बॉडी पे ऊपर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, या फिर ऐसे एज्यूम कर लो, अगर हम यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं इसके पैरेलल, इस सरफेस के पैरेलल, और यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स क्या करेगा, एक कपल बनाएगा। ठीक है, इधर से अगर हम फोर्स लगाएंगे इस ऐसे और ऐसे, तो ये क्या करेगा, एक कपल बनाएगा। कपल क्या होता है, पैरेलल फोर्सेस होता है,
इक्वल फोर्सेज होता है लेकिन अपोजिट होता है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से भी फोर्स लगाएंगे, इसे नीचे से भी लगाएंगे, तो ये बॉडी क्या करेगा, इसको रोटेट करना चाहेगा, ठीक है। यानी कि अभी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये बॉडी अभी रोटेट करना चाहेगा। इधर से भी हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी लगा रहे हैं, तो ये इसको इस साइड घुमाना चाहेगा, ये इसको जस्ट अपोजिट करेगा, यानी कि ये बॉडी अभी इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा है तो हमको बॉडी पे ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉडी पे, ताकि ये हमारा इसके जस्ट उल्टा रोटेट करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो ये वाला जो रोटेशन, अगर ये कपल जो आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, अगर इस कपल का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाएगा तो ये बॉडी अपनी जगह पे स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं फोर्स और नीचे से लगा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ इस टाइप का फोर्स लगा दो, ठीक है। तो ये बॉडी इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, लेकिन ये जो फोर्सेस है ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा। मतलब कि हम यहाँ पे अभी एक फोर्स लगा देते हैं और एक नीचे लगा देते हैं, ये इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा था। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी पे डाउनवर्ड एक फोर्स लगाएंगे, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे, तो ये क्या करना चाहेगा, इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, मीन्स जस्ट अपोजिट। क्या हो गया, अब अगर हम ये फोर्सेस इसमें लगा देते हैं, तब ये बॉडी मेरा हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तब नेट फोर्स 0 होगा। मींस ये जब फोर्सेस, ये केवल 2 स्ट्रेस जब एक्ट कर रहा था यहाँ पे, शियर स्ट्रेस, तो ये बॉडी लीनियर इक्विलिब्रियम में था, फोर्स इक्विलिब्रियम में था, फोर्स नेट फोर्स 0 आ रहा था, लेकिन नेट मोमेंट मेरा 0 नहीं था। नेट मोमेंट को 0 करने के लिए हम क्या किए, सेम मैग्नीट्यूड का हम, ये भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, सेम ये शियर स्ट्रेस जो यहाँ पे लग रहा है उसी मैग्नीट्यूड का यहाँ पे लगेगा, उसी मैग्नीट्यूड का यहाँ पे लगेगा, ये दोनों। तो अभी भी देखो ये बॉडी फोर्स इक्विलिब्रियम में है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, यानी फोर्स इक्विलिब्रियम में है। सेकंड, ये जो है ये इसको इस तरह रोटेट करना चाहेगा और ये वाला इसको इस तरह रोटेट करना चाहेगा, यानी कि ये मोमेंट इक्विलिब्रियम में भी हो गया। अगर हम वही ये वाला फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये बॉडी फिर मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं, ठीक है। ये बॉडी मेरा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसको हमको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जस्ट इस टाइप का फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉडी है ये क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा और ये जो फोर्स लग रहा है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, मींस दोनों एक दूसरे को काउंटरैक्ट कर देगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए हमारा ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस साइड, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो यहाँ एक टर्म है सिंपल शियर या प्योर शियर, पहले इसको समझ लेते हैं। ये सिंपल शियर कहने का मतलब कि कोई बॉडी अगर केवल शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल शियर। यानी ये बॉडी देखो केवल शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है, अगर इसमें हम ऐसे भी लगा देंगे फोर्सेस तो ये फिर अब प्योर नहीं है, सिंपल शियर हम इसको नहीं बोलेंगे, ये फिर कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल मीन्स वो अकेला होगा, कंपाउंड मीन्स वो मिक्स हो जाएगा। तो सिंपल मीन्स अगर हम सिंपल एक्सियल बोल रहे हैं, सिंपल एक्सियल लोड, ठीक है। अगर हम सिंपल एक्सियल लोड बोल रहे हैं मीन्स ये बॉडी केवल इस टाइप के लोड से सब्जेक्टेड है या फिर केवल इस टाइप के लोड से सब्जेक्टेड होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल। लेकिन अगर ये बॉडी, अगर हम इसमें पुल भी कर रहे हैं, इस साइड से हम लोग पुल भी कर रहे हैं और शियर स्ट्रेस भी लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल पढ़ रहे हैं, कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं, यानी ये फोर्स नहीं रहेगा उसमें, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव फोर्स नहीं होगा, वो केवल शियर फोर्स होगा। तो अगर बॉडी में केवल शियर फोर्स लग रहा है मींस वो प्योर शियर हो गया। प्योर मींस केवल शियर, ठीक है, सिंपल शियर या प्योर शियर। उसी तरह हम लिख सकते हैं प्योर एक्सियल लोड। प्योर एक्सियल लोड मींस केवल एक्सियल लोड लगेगा, ठीक है। तो प्योर टर्मिनोलॉजी का मतलब यही हुआ कि अगर प्योर शियर है मींस केवल वो जो हमारा मेंबर है वो केवल शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है, उसमें और किसी भी तरह का फोर्स नहीं आएगा। तो नोट करो थोड़ा इसमें कि सिंपल शियर या प्योर शियर क्या होता है। When a body is subjected to
only shear stresses. आवाज क्लियर आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। तो हम बोल रहे हैं उसी से लिख लो। हम ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है, सबको लिखने लगेंगे फिर बहुत टाइम कंज्यूम होगा। लिखो सिंपल शेयर या प्योर शेयर के नीचे लिखो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू when a body is subjected to only shearing stress, when a body is subjected to only shearing stress, the body is said to be, comma देके लिखो, the body is said to be in a state of, सर फिर से बोलिएगा। when a body is subjected to only shearing stress, when a body is subjected to only shearing stress, the body is said to be, comma देख लिखो, the body is said to be in the state of, the body is said to be in the state of simple shear or pure shear. The body is said to be in the state of simple shear or pure shear. सर ऐसे से पढ़ाइए। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बॉडी है जो कि सब्जेक्टेड है प्योर शियर। ठीक है, बॉडी सब्जेक्टेड टू प्योर शियर। फिर आगे लिखो, every shear stress is associated with complementary shear stress, that is whenever a shear stress comes on one plane, whenever a shear stress comes on one plane for equilibrium condition, यहां पे देखो लिख रहे हैं देयर मस्ट बी अ कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, देयर मस्ट बी अ कॉम्प्लीमेंट्री shear stress on mutual perpendicular plane।
हो गया नोट? यस सर। देखो अभी हम नाम को सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है। मान ले रहे हैं कि ये जो फेस है, ऊपर वाला फेस, उसमें हमारा टॉप बीडी लग रहा है, शियर स्ट्रेस जो कि बीडी फेस पे है। सीडी फेस पे हमारा टॉप सीडी लग रहा है या डीसी लग रहा है, इसमें टॉप एसी लग रहा है, इसमें टॉप एबी लग रहा है। हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि सर कैसे आवाज सारा अंदर जो आ रहा है है। सर म्यूट करके बोलिए ना। कर लो ना, कौन था? सर स्टार्ट कीजिए। हाँ देखो, अभी हम एज्यूम कर लिए कि सारा जो फेसेस में है वो अलग अलग, मतलब कि पता नहीं है कि ये CL66 के इक्वल है या फिर कौन सा इक्वल है। हम दिखाएंगे अभी प्रूफ करके कि ये चारों जो है वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो एक तो सिंपल पता चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू फोर्स इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू फोर्स इक्विलिब्रियम, अगर हम फोर्स को इक्विलिब्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा टॉ बीडी विल बी इक्वल टू टॉ एसी, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम टॉ, केवल टॉ लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जो हम लगाए हैं वो आपस में इक्वल है। अब देखो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए ये जो फॉर, अब लिखते हैं आगे, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अ काउंटर क्लॉकवाइज कपल is applied on other perpendicular plane. अब देखो ये क्या है, ये जो है वो क्लॉकवाइज कपल कर रहा था, ठीक है, ऐसे घुमाना चाहेगा, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एक काउंटर क्लॉकवाइज कपल अप्लाई करना पड़ेगा परपेंडिकुलर प्लेन पे। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन आ गया, ये वाला। AC के परपेंडिकुलर CD या फिर AB, तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है उस पे हम वो एक काउंटर क्लॉकवाइज कपल फॉर्म करना पड़ेगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम डाउनवर्ड कर देंगे, इसको अपवर्ड कर देंगे, तो ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज बना देगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो क्लॉकवाइज हम कपल आ रहा है वो हमारा जो अप्लाइड काउंटर क्लॉकवाइज कपल है उसके बराबर होना चाहिए। तो कपल क्या होता है, कपल एक तरह से मोमेंट होता है, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। कपल जो लोग डिफाइन करते हैं वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर हम ये फोर्स लेते हैं, ठीक है, एक चीज तो प्रूफ हो गया, ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टॉ बीडी लग रहा है, ठीक है, ये जो शियर स्ट्रेस इस प्लेन पे लग रहा है, ये हमारा शियर स्ट्रेस हो गया। शियर स्ट्रेस को हमारा कपल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो टॉ बीडी क्या हुआ, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस को फोर्स में बदलना है, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हमको निकालना है, फोर्स स्ट्रेस दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा। स्ट्रेस कितना है, टॉ बीडी इनटू एरिया क्या होगा, इस प्लेन का एरिया, एज्यूम कर लो ये देखो ये वाला है, ये प्लेन का एरिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला कहाँ पे लग रहा है, ऊपर वाले प्लेन पे, तो ऊपर प्लेन का एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया, देखो ये एरिया। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फिगर देखो, ये वाला जो लेंथ है वो बीडी लेंथ है, ठीक है, ये वाला जो लेंथ है बीडी लेंथ है, और ये वाला हम यूनिट मान लेते हैं, यूनिट थिकनेस, ठीक है, बीडी इंटू
ये मान लेते हैं ये इसका थिकनेस है मटेरियल का, टी मान लेते हैं। चलो ये एरिया हो जाएगा, इस वाले प्लेन का एरिया BD इंटू टी। ठीक है, अब देखो ये हो गया क्लॉकवाइज कपल, ये इक्वल होना चाहिए ये जो एंटी क्लॉकवाइज कपल है, तो मान लेते हैं टॉ DC। अब इसका एरिया यानी इस फेस का एरिया, देखो इस फेस का एरिया, तो इस फेस का एरिया क्या होगा, ये वाला DC इंटू ये वाला, ये जो लेंथ है, और ये लेंथ को हम लोग अभी क्या माने, इस लेंथ को T माने हैं, तो ये T हो जाएगा, तो DC इंटू थिकनेस। ठीक है, अब यहां से देखो क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं ये मेरा एक स्क्वायर एलिमेंट है। ठीक है, हम स्क्वायर मान के चल रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग प्रूफ करेंगे इसी के बेसिस पे ये रिलेशन को, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन जो हम प्रूफ करेंगे ये स्क्वायर एलिमेंट करने का मतलब, देखो ये एक हमारा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसमें अगर शियर स्ट्रेस लग रहा है तो हम लोग स्टडी करते हैं एक छोटे से एलिमेंट पे, पॉइंट पे स्टडी करते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग बहुत ही छोटा मान सकते हैं, और वो हमारा एक स्क्वायर एलिमेंट होगा। हम एक स्क्वायर एलिमेंट को निकाल के इस एलिमेंट को निकाल के यहाँ पे हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, तो हमको एक, अगर हमारे पास एक बॉडी है तो एक बॉडी पे हम किसी एक पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, तो वो पॉइंट हम मान लिए कि एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम यहाँ पे इनलार्ज कर दिए। ठीक है, और ये हम एलिमेंट को स्क्वायर मान के चल रहे हैं। ठीक, क्योंकि एक बहुत ही छोटा एलिमेंट है तो हम मान के चल रहे हैं कि इसका सारा साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो DC है ये सारा साइड्स आपस में इक्वल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, TT भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि टॉ BD इक्वल टू टॉ DC। ठीक है, यानी कि ये BD ये DC इक्वल है, और ये DC इसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू फोर्स इक्विलिब्रियम, तो हमारा सारा जो शियर स्ट्रेसेस वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो मेन फोर्स इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आता है, और सारे फेसेस में जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो सेम होगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, कुछ पॉइंट जो समझ में ना आया हो। सर इक्वल कैसे कर देंगे? क्या चीज? आवाज साफ नहीं आ रहा है। वो BD और DC को इक्वल कैसे कर देंगे? ये हम स्क्वायर एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, ये एक बहुत ही छोटा एलिमेंट है, हमको लग रहा है ये बहुत बड़ा एलिमेंट है लेकिन ये बहुत ही छोटा है, क्योंकि एक मेंबर है, लेट्स सपोज ये कोई बॉडी है, हम क्या कर रहे हैं इस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस पूरे बॉडी पे स्टडी नहीं कर रहे हैं। शियर स्ट्रेस क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे अगर हम इस पे शियर स्ट्रेस लगाएं, शियर का वैल्यू लगाएं, तो इस पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रहा है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ये अगर एक प्लेन है तो इसके किसी एक पॉइंट पे या इस पॉइंट या फिर कहीं किसी भी एक पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस हमेशा एक पॉइंट पे स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं तो इसको अगर हम इनलार्ज करके देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लो, छोटा सा एलिमेंट, वो हमारा स्क्वायर एलिमेंट भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, हमको देखने को लग रहा है हम यहाँ पर इनलार्ज करके दिखा दिए क्योंकि समझने के लिए, लेकिन वो है तो बहुत छोटा ना, तो इसलिए हम उसको स्क्वायर एलिमेंट एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा स्टडी जब आगे चलेगा तो ये जब रिलेशन प्रूफ करेंगे तो हम स्क्वायर एलिमेंट ही लेके, क्योंकि हमेशा जब शियर स्ट्रेस दिखाया जाता है तो कुछ ऐसा ही पिक्चर उसका आता है। शियर स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है, एक स्क्वायर एलिमेंट लेंगे और उस पे हम चारों तरफ से इस टाइप का फोर्स दिखाएंगे, यही हमारा शियर स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ में आ गया? ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं हमारा एक बॉडी ऐसा ही होगा, सर्कुलर बॉडी भी हो सकता है, वहां भी शियर स्ट्रेस लग सकता है, तो हम लोग उस बॉडी पे अगर एक सर्कुलर बॉडी है, ये अगर सर्कुलर बॉडी है, इसमें भी अगर हम किसी एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो वहां के बॉडी को हम लोग एक स्क्वायर एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक
छोटा छोटा चीज को मिला के ही कोई चीज बड़ा बनता है। तो हम लोग जस्ट एक स्क्वायर एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं और ये एक तरह का पॉइंट ही है और कुछ नहीं है। ठीक है सर। क्योंकि अगर एक हम पॉइंट बना दें, लेट्स सपोज ऐसा एक पॉइंट बनाना है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा, बताओ क्या पूछना है। जैसे अगर एक पॉइंट बनाना है इसको, तो हम इसको बहुत ही छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। देखो, ठीक है, वही हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। हम किसी एक पॉइंट पे स्टडी हम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है? और कुछ पूछना है? नहीं सर, आगे बताइए। इतना टॉपिक समझाने का मतलब यही था, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस मींस कि जब भी कोई बॉडी हमारा शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड हुआ, तो परपेंडिकुलर प्लेन्स में भी इक्वल एंड अपोजिट शियर स्ट्रेसेस आएगा। चलो ठीक है, अब इसमें हम एक छोटा सा स्टडी करवाते हैं। और ठीक है, हम यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस लगा दिए। जब हम इस टाइप का शियर स्ट्रेस लगाएं, तो क्या हुआ, इसके कारण ये दोनों भी पिक्चर में आएगा। ठीक है, ये हमारा सारा टॉ है। ठीक है, शियर स्ट्रेस लगा दिए। अब ये जो मेरा जो भी पॉइंट है, इस पे हम यहाँ पे स्टडी करें कि ये फेस पे कितना शियर स्ट्रेस है। ये सारा परपेंडिकुलर फेस है इस पे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उस बॉडी पे कोई अगर इंक्लाइंड प्लेन है, तो उस पे कितना फोर्स आ रहा है, उस पे कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है। अगर इस बॉडी को अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन से काट देते हैं, तो वो जो प्लेन आएगा, उस प्लेन पे कितना स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक प्लेन पे स्टडी करना जरूरी है। हमको पता चला यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है उसका वैल्यू मान लेते हैं 50 MPa। ठीक है, इस बॉडी का स्ट्रेंथ जो है वो 150 MPa है। ठीक है, तो हमें लगेगा कि ये तो 50 MPa से सब्जेक्टेड है, इसका स्ट्रेंथ तो 150 MPa है, तो ये बॉडी नहीं फेल करेगा। लेकिन जब हम स्टडी करेंगे और डीपली, तो पता चलेगा कि इस मटेरियल का कोई एक इंक्लाइंड प्लेन था, जहां पे जो ये हम बाहर से लगाए कितना 50 MPa का, लेकिन उसके कारण इस जो इंक्लाइंड प्लेन पे कितना स्ट्रेस आ जा रहा है, 200 MPa। तो हम तो सोचे कि हम 50 MPa का लगाएं, मेरा 150 MPa स्ट्रेंथ है, तो मटेरियल मेरा नहीं ब्रेक करेगा। लेकिन जब अंदर एनालिसिस किए हम किसी और प्लेन पे, तो पता चला कि वो हमारा 200 MPa उस पे स्ट्रेस आ रहा है, और हमारा मटेरियल का स्ट्रेंथ 150 ही है, तो वो ब्रेक कर जा रहा है। तो ये जो हम स्ट्रेस लगाए वो केवल इसका बाहर का इस प्लेन पे है, ये चारों प्लेन पे। लेकिन इस मटेरियल के अंदर भी बहुत सारा प्लेन है, बहुत सारा इंक्लाइंड प्लेन हम बना सकते हैं। तो उस जो प्लेन आ रहा है उस पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तभी हम बता सकते हैं कि मेरा मटेरियल कितने पे फेल करेगा। तो इसलिए इंक्लाइंड प्लेन पे भी जानना चाहिए। अब देखो, इनफाइनाइट इंक्लाइंड प्लेन्स हो सकता है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से पास कराएंगे, तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन्स क्रॉस होगा इस टाइप से, फिर इस पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन्स पास होगा। तो हम किस पे स्टडी करें? इतना सारा प्लेन पे तो स्टडी हम नहीं कर पाएंगे, इतना सारा प्लेन है। तो उसके लिए एक नया चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में स्टडी करेंगे उस टाइम। ठीक है, तो वो उस टाइम का भी छोड़ देते हैं। अभी बस इतना समझो कि हम एक इस प्लेन पे स्टडी कर रहे हैं। ये कितने पे है? 45 डिग्री डायगोनल है। अगर एक स्क्वायर का डायगोनल कितने पे होता है? 45 डिग्री पे, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। ठीक है, हम इस पे शियर स्ट्रेस लगा दिए, तो ये बॉडी हमारा प्योर शियर से सब्जेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि इस पे केवल शियर स्ट्रेस वर्क कर रहा है। अब हम जानना चाहते हैं कि इस पे कितना स्ट्रेस आएगा। तो चलो निकालते हैं, 45 डिग्री पे कौन कौन सा स्ट्रेस आ रहा है। तो हम क्या किए, इस बॉडी को ऐसे काट दिए, इस प्लेन से 45 डिग्री प्लेन से ब्रेक कर दिए। ये बॉडी क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ए बी डी, ठीक है, इस पार्ट को हम कंसिडर करते हैं। उसमें अब क्या किए, ये हमारा यहाँ पे टॉ लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में टॉ लग रहा है। ठीक है,
अब हम एज्यूम करते हैं कि इस प्लेन पे हमको नहीं पता है कौन सा स्ट्रेस है, वो नॉर्मल है या शियर है, कौन सा स्ट्रेस इस प्लेन पे आ रहा है नहीं पता है। हमें पता है कि इस प्लेन पे शियर है, इस प्लेन पे शियर है, लेकिन इस प्लेन पे कौन सा है हमको नहीं पता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं इस पे नॉर्मल भी लग रहा है, शियर भी लग रहा है, ठीक है। ये हम इसको टॉ थीटा डालते हैं और इसमें सिग्मा थीटा डालते हैं, क्योंकि ये थीटा डिग्री पे है, थीटा एंगल को बता रहा है जो यहाँ पे 45 डिग्री है। तो हमको पता नहीं है इस प्लेन पे कौन सा स्ट्रेस है, तो हम मान लिए कि दोनों स्ट्रेस लग रहा है इस पे। अगर कोई वैल्यू 0 आ जाता है पता चल जाएगा वो स्ट्रेस नहीं लग रहा है, लेकिन अगर दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स उस प्लेन पे दोनों स्ट्रेस आ रहा है। इसको निकालने का देख लेते हैं कैसे निकलेगा। ये हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। ये 45 तो ये 45। अब चलो यहाँ पे बैलेंस करो इक्विलिब्रियम को। हम इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमें पता करना है। इसका हम इंपॉर्टेंट अभी नहीं देखेंगे, इसका बाद में जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें देखेंगे। हम इस पे फोकस करते हैं कि ये मेरा 0 है या फिर कुछ इसका वैल्यू है। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ देखो इस टाइप का स्ट्रेस है, ठीक है। ये वाला स्ट्रेस ये हो गया डाउनवर्ड, ये वाला हम दिखा दिए यहाँ पे, और ये हमारा जो लग रहा है बाहर से। तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारा सिग्मा थीटा है, ये टॉ है, ये टॉ है, ठीक है। अब फोर्स बैलेंस करो यहाँ पे, फोर्स इक्विलिब्रियम। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे। इस डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे तो सिग्मा थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इसके एंगल में कन्वर्ट कर दो, या फिर एक काम करो इजी ज्यादा होगा, ये थीटा एंगल कौन सा हो जाएगा, ये ए बी ए डी, मीन्स ये वर्टिकल जो है वो इसके साथ ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा इस इंक्लाइंड लाइन के साथ 45 डिग्री बना रहा है। ये वर्टिकल जो लाइन है इस इंक्लाइंड लाइन के साथ 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये 45 तो ये भी 45 होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये 45 तो ये भी 45 होगा, क्लियर है। अब देखो चलो पहले इस फोर्स को लो, टॉ इनटू इस फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, इसका ऐसा कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ये जो फोर्स है इसको हम इस फोर्स में और इस डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं। जैसे एज्यूम करो ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और ये एंगल थीटा है। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, एक वाई डायरेक्शन के लॉन्ग। एफ एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा, ये जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस थीटा बनाता है। एफ कॉस थीटा इधर हो जाएगा और एफ साइन थीटा इधर हो जाएगा। तो y इस फोर्स का x कंपोनेंट को बोलते हैं x f cos थीटा, y कंपोनेंट को बोलेंगे f sin थीटा, ठीक है। ये मैकेनिक्स का बेसिक है। तो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस फोर्स को एक इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, एक इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स जिसके साथ एंगल बना रहा है वो होगा f cos थीटा, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में f cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा दूसरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में f sin थीटा, ठीक है। उसी तरफ से ये वाला जो फोर्स है ये हमारा ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ बना रहा है तो ये हो जाएगा टॉ cos 45, और इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा मींस ये इसमें हो जाएगा मेरा ये डाउनवर्ड, तो इस साइड ब्रेक करेगा, ये हो जाएगा टॉ sin 45। ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, किसी को बताओ। यस सर, आ रहा है सर। देखो फोर्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, ये बेसिक मैकेनिक्स का पार्ट है कि अगर ये एक मेरा फोर्स है इसको हमको दो कंपोनेंट में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ब्रेक करना है। तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो हमारा हो जाता है f cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया वो हो जाता है f sin थीटा, ठीक है। उस वही हम कर रहे हैं, ये वाला जो मेरा फोर्स है इस फोर्स को हम इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं। तो ये 45 डिग्री इसके साथ बना रहा है तो ये f cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर साइड f sin थीटा। उसी तरह से इसका हो जाएगा f cos 45 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा sin 45।
अब लिखते हैं, देखो हमको इस डायरेक्शन में बैलेंस करना है, फोर्स का बैलेंस इस सिग्मा थीटा के डायरेक्शन में करना है, तो सिग्मा थीटा के डायरेक्शन में सिग्मा थीटा हो जाएगा, ठीक है, इनटू, लेकिन ये स्ट्रेस है, हम बैलेंस कर रहे हैं फोर्स का, तो स्ट्रेस को पहले फोर्स में बदलना होगा, तो स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला किस पे एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन पे, BD इनटू इस प्लेन का अपना थिकनेस होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो एज्यूम कर लेते हैं T, ठीक है, इक्वल कर देते हैं, ये वाला फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, देखो एक ये फोर्स आ रहा है, ठीक है, इसका भी इसी डायरेक्शन में, इसका भी इसी डायरेक्शन में, मींस ये जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है, तो इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं, सिग्मा थीटा के जस्ट अपोजिट है, टॉ साइन 45 इंटू ये स्ट्रेस है, इसको फोर्स में बदलना है, तो ये वाला किस पे एक्ट कर रहा है, ये जो हम दिखाए हैं ये एडी पे एक्ट कर रहा है, तो एडी इंटू इसका भी थिकनेस होगा, फिर से माइनस, अब इसका जो फोर्स है उसको लिखेंगे टॉ साइन 45 इंटू ये एक्ट कर रहा है एबी पे, AB इंटू टी, एरिया इंटू स्ट्रेस, फोर्स 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 फोर्स, ये तीनों मिलके 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम यही बोलता है कि नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। अब क्या करो, इन दोनों को उस साइड ले जाओ, सिग्मा थीटा इंटू BD इंटू T इक्वल टू टॉ साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू AD। अब देखो क्या कर रहे हैं, इस BD को हम इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, इस BD को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा AD/BD, ठीक है, इंटू T, फिर इसको उस साइड लेके जाएंगे प्लस टॉ इंटू साइन 45 1/√2, ठीक है, इंटू AB/BD इंटू T, ठीक है, ये BD हम उस साइड ले जाएं इसको। अब देखो यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखो AD/BD, AB/BD को, इस ट्राइंगल को देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करो तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू AD/BD, cos थीटा इक्वल टू AB/BD। अब पहले बताओ यहां तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, उसको हम फिर से समझाएंगे। सर ये फोर्स जो लिखा है ये समझ में नहीं आया। कौन सा, BO ये जो लिखे हैं into सो, T minus, यस सर, ये पूरा इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं, यही वाला ना, यस सर, चलो ठीक। अच्छा ये वाला पता है, अगर ये यस एक्स सर डायरेक्शन पता है, ये है, अगर फोर्स लग रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F cos थीटा, F sin थीटा, यस सर, ये पता है ना। देखो अब ये इस एलिमेंट को देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला, ठीक है, यस सर, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, और एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये सिग्मा थीटा है, ये दोनों मेरा टॉ है, ठीक। अब देखो ये जो एरिया है हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें, पहले ये तो स्ट्रेस का वैल्यू है, हमको इक्वेट करना है फोर्स का वैल्यू, तो पहले चलो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं एरिया इसको फोर्स में, तो अगर ये फेस पे देखो, ये वाला फेस पे अगर कोई स्ट्रेस लग रहा है, इस फेस पे अगर स्ट्रेस लग रहा है तो स्ट्रेस टॉ है, अगर हम उसको फोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस प्लेन का एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, यस सर, ठीक है, इस प्लेन का एरिया क्या होगा, एक डायरेक्शन तो दिख रहा है ये AB, ये मेरा AB है, ठीक है, AB, और ये वाला साइड, ये साइड हमारा पता नहीं है, मान लेते हैं हम ये साइड मेरा T है, ठीक, तो BD
सॉरी ए बी इंटू टी, ए बी इंटू टी, यहाँ पे लिख देते हैं हम, नीचे वाला है ना, इसको ए बी इंटू टी, ठीक है। टी समझ लो टी कौन कौन सा है, ये वाला टी है तो ये वाला भी टी होगा, ठीक है, ये टी है तो ये टी होगा। अब देखते जाओ, ये वाला समझ में आ गया, टॉ इंटू ए बी इंटू टी। यस ये एरिया से मल्टीप्लाई करें, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करें, तो स्ट्रेस अगर इस प्लेन पे लग रहा है तो इस प्लेन का एरिया, ये वाला हमारा ए बी है और ये मान लेते हैं हम टी है। सर, अब दूसरा स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा ना। हाँ, तो हमको फोर्स बैलेंस करना है तो हम लोग फोर्स ही निकालेंगे ना, स्ट्रेस को बैलेंस नहीं करना है, हमको फोर्स को बैलेंस करना है, तो पहले स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। कुछ कंफ्यूजन है तो बता दो। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो ठीक है, अब देखो, अब नीचे वाला फेस देखो, ये वाला जो लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, ये फेस में लग रहा है, ठीक है, ये फेस में, तो इस फेस में जो टॉ का वैल्यू होगा इनटू इसका एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया, तो ये वाला साइड कितना है, एडी है, और ये वाला कितना है, टी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिर प्रीवियस केस में भी ये वाला टी माने थे, तो ये अगर टी था तो ये भी तो टी होगा, तो ये हमारा एडी टाइम्स टी, एडी टाइम्स टी, क्लियर है। यस सर। चलो अब इसको देखो, ये वाला किस एरिया पे एक्ट कर रहा है, इस एरिया पे, मान लो ये तुम्हारा इंक्लाइंड हो जाता है इस तरह से, तो ये तुम्हारा इंक्लाइंड है, इस पे मेरा इस तरह से फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये सिग्मा थीटा ये इस एरिया पे लग रहा है, तो ये एरिया में ये इसका डायमेंशन कौन कौन सा होगा, बीडी इंटू जो ये अंदर गया हुआ है इस प्लेन में, वो भी हमारा टी ही होगा, क्योंकि ये वाला जो अंदर गया हुआ है ये हमारा टी है, ठीक है। सारा हमारा Yes. एक जो डायमेंशन होगा वो कॉमन होगा, अंदर उसका थिकनेस, ये देखो 2 डायमेंशनल है, ये अंदर की ओर गया हुआ है, ये भी अंदर की ओर गया हुआ है, ये भी अंदर की ओर गया हुआ है, तो जो डायमेंशन अंदर की ओर गया हुआ है वो हमारा टी है, तो सिग्मा थीटा इंटू बी डी इंटू टी, ठीक है। अब हम इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो कंपोनेंट, चलो ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको छोड़ दो, हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा एंगल देखो यहाँ पे कौन सा है, ये जो बी डी है ये इसके साथ सिग्मा थीटा के साथ 45 डिग्री बना रहा है, ये हमारा बी डी है, ये सिग्मा थीटा है, ये जो है इसके साथ ये वर्टिकल वाला इसके साथ ए बी बी डी के साथ थीटा बना रहा है, ये देखो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 45 चूंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो सारा एंगल 45 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है तो सारा एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमको जरूरत है इस एंगल का। अब देखो, ये हमारा फोर्स है, इसको 2 डायरेक्शन में ब्रेक कर दो, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दिस टाइम्स cos 45, और ये वाला जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा दिस टाइम्स sin 45, क्लियर। यस सर। अब इसको हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इसी को ब्रेक कर दिए, इसको एक इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रेक कर दिए, ये 45 है तो सिग्मा थीटा इंटू बी डी इंटू टी इंटू cos 45 ये वाला फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा इंटू sin 45, ठीक है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, इस जैसे हम यहाँ पे इसको ब्रेक किए वैसे यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर सकते थे, चलो ये वाला हटा दो, उसी को ब्रेक करके चलते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखो हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करो पहले, तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, सिग्मा थीटा इंटू बी डी इंटू टी cos 45 सिग्मा थीटा बी डी इंटू cos 45, ये फोर्स हो गया, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट है, इक्वल हो जाएगा टॉ इंटू ए डी इंटू टी इंटू, ठीक है, इतना ही हो, क्लियर है। यस सर। और सिंपल हम कर दिए इस बार, ठीक है, हम लोग केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस किया, इस डायरेक्शन में फोर्स cos 45 और इस डायरेक्शन में टॉ इंटू ए डी इंटू टी, यहाँ पे देखो टी टी कट जाएगा, इस बी डी को नीचे ले जाओ,
सिग्मा थीटा इंटू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू टॉ इंटू एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, ये क्या हो जाएगा साइन 45। कॉस 45 साइन 45 का वैल्यू सेम होता है, मींस सिग्मा थीटा इज इक्वल टू टॉ। सिमिलरली अगर हम y डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे तो y डायरेक्शन से भी हमको पता चलेगा, सेम रिजल्ट आएगा, सिग्मा थीटा इक्वल टू टॉ। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, जस्ट हम बैलेंस कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर देना x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन को अलग बैलेंस कर दो, y डायरेक्शन अलग बैलेंस कर दो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, सिग्मा थीटा इक्वल टू टॉ। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। सिग्मा थीटा इज टॉ मींस हम यहाँ पे जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं वही स्ट्रेस का वैल्यू इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन ये कौन सा है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। यहाँ पे ये शियर स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल स्ट्रेस है, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो उतना ही होगा जितना यहाँ पे हम लगा रहे हैं। यहाँ पे जितना हम स्ट्रेस लगा रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि अगर हम किसी मेंबर में शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसके उस मेंबर में जो 45 डिग्री के प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, और उस नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा जो हम शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं बाहर से। यानी कि यहाँ पे हमारा अगर शियर स्ट्रेस टॉ लग रहा है तो इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा जो कि जिसका मैग्नीट्यूड टॉ के बराबर होगा। क्लियर है? और कुछ कंफ्यूजन है इसमें? बोलो। कोई एक ही एक्सिस पर भी फोर्स ले सकते हैं, जैसे अभी आप लिए एक्स एक्सिस से। हाँ, कहाँ पे? ये वाला? तो यहाँ पे सर एक्स एक्सिस के लिए ना, तो वो वाई एक्सिस के ही पैरेलल से ले सकते हैं ना। हाँ, ये वाला एक्स एक्सिस से हम लिए। यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे जो हम बैलेंस किए फोर्स वो वाला? यस सर। हाँ, तो देखो हम एक्स एक्सिस में बैलेंस किए, अगर हम वाई एक्सिस में भी बैलेंस करेंगे इस फोर्स को लेके तो ये सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, वहां भी यही रिजल्ट देगा। समझ में आ रहा है? अगर हम एक्स एक्सिस में बैलेंस कर रहे हैं तो उससे अगर ये आ रहा है तो वाई एक्सिस में भी बैलेंस करेंगे तो उससे भी यही आएगा। वाई एक्सिस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉ इंटू ए बी इंटू टी, टॉ इंटू ए बी इंटू टी। ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये इस अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा, और अपवर्ड फोर्स कितना होगा, सिग्मा थीटा इंटू बी डी इंटू टी इंटू ये कंपोनेंट साइन का है तो साइन 45। ठीक है, तो यहां से टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ए बी जब नीचे जाएगा तो बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा, और देखो बी डी अपॉन ए बी ये वाला, बी डी अपॉन ए बी कितना होगा, 1 अपॉन cos 45। ठीक है, तो बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा 1 अपॉन cos 45, cos 45 sin 45 कैंसिल हो गया, यहां से भी देखो आ रहा है टॉ इक्वल टू सिग्मा थीटा। ठीक है, ठीक है सर। यस सर, आगे। मेरा पर्पस प्रूफ करने का ये था कि अगर हम किसी एलिमेंट में शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, प्योर शियर से सब्जेक्टेड है, तो उससे जो 45 डिग्री प्लेन पे होगा, 45 डिग्री प्लेन पे एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा जो जिसका मैग्नीट्यूड शियर स्ट्रेस के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो अभी हम ये वाला एलिमेंट, अब अगर हम ये वाला डायगोनल कंसिडर करेंगे, अभी हम बीडी डायगोनल कंसिडर किए थे, अब हम अगर हम एबी एसी डायगोनल कंसिडर करेंगे तो सेम प्रोसेस तुम यूज करो, इस बार ये वाला नहीं करके हम ऐसे काटेंगे और ये वाला कंसिडर करना और सेम प्रोसेस यूज करना। उस केस में क्या होगा, देखो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे हम इज्यूम कर लेते हैं, फिर से हमको नहीं पता है यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है, सिग्मा थीटा इज्यूम कर लो, ये हमारा टॉ है, ये भी टॉ है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो उस टाइम आएगा सिग्मा थीटा इज इक्वल टू माइनस टॉ। ठीक है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो डायरेक्शन एज्यूम किए हैं इस डायरेक्शन में ये मेरा गलत है, हम ये डायरेक्शन जो होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, मतलब हम मान के चल रहे थे ऐसे,
लेकिन नेगेटिव आ गया, ये बताता है कि ये जो डायरेक्शन हम ऐसे माने थे यानी टेंसाइल माने थे, ये कॉम्प्रेसिव होगा। ये जस्ट ऐसे ही प्रोसेस से चलेगा। ऐसे ही इसको फोर्स बैलेंस करना है, फोर्स बैलेंस करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आएगा। मतलब ओवरऑल अगर हम सम करें, हमारा जो रिजल्ट है उसका समीशन क्या हुआ कि अगर कोई हमारा बॉडी शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है तो 45 डिग्री पे किसी एक साइड 45 डिग्री पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और उस टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू जितना हम शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं उसके बराबर होगा। और दूसरे जो परपेंडिकुलर में, एक ये परपेंडिकुलर है और ये वाला है, तो ये इसके साथ कितना 90 डिग्री बनाएगा। दोनों जो डायगोनल होता है आपस में 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर एक डायगोनल में टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है तो दूसरे डायगोनल में शियर स्ट्रेस आएगा, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। ठीक है, अब देखो इसको क्लियर करवाते हैं इस तरह से। अगर हम इसमें शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारा बॉडी कुछ एज्यूम कर लो कि अपना शियर स्ट्रेस लगाने पे क्या होता है, शेप चेंज होता है। ये बॉडी इस शेप का गेन कर लिया, इसे देख क्लियर। ये हमारा बॉडी था, इसमें जब शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा। ठीक है, ये देखो शेप अपना चेंज कर रहा है ना, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है लेकिन अपना शेप ये चेंज कर रहा है। और इसी तरह से कंटिन्यूअसली इस पे हम फोर्स लगाते जाएंगे, इस पे इस टाइप का फोर्स लगाते जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक टाइम पे ये यहां से ब्रेक कर जाएगा, ये मटेरियल आधा आधा में टूट जाएगा। ठीक है, वो बाद का बात है, यहाँ पे बस समझो। देखो ओरिजिनल डायगोनल ये था, ओरिजिनल डायगोनल ये था, लेकिन अब देखो डायगोनल ये क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है। लग रहा है ना, ये डायगोनल पहले छोटा था बड़ा हो गया, पहले ये डायगोनल छोटा था ओरिजिनल डायगोनल, अब ये बड़ा हो गया। मींस कोई चीज अगर इलोंगेट हो रहा है मींस उस प्लेन में टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, इस प्लेन में टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है तभी ये इलोंगेट कर पा रहा है। और दूसरा डायगोनल को देखो, पहले ये डायगोनल ऐसा था, अब ये डायगोनल मेरा ऐसा हो गया, ये हो जा रहा है, मींस छोटा हो जा रहा है। यानी कि 100% है कि ये जो डायगोनल प्लेन है इस पे कोई ना कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है जिस वजह से ये छोटा हो जा रहा है। क्योंकि साइज में छोटा होना कंप्रेसिव का काम है और साइज में बड़ा होना टेंसाइल का काम है। साइज में चेंज होने का काम शियर का नहीं होता है, शियर कभी भी साइज में चेंजेस नहीं लाएगा, वो केवल शेप को चेंज करेगा, साइज में चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे साइज अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि अगर साइज लंबा हो जा रहा है, ये डायगोनल मेरा बड़ा हो जा रहा है मींस इस पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, ये डायगोनल छोटा हो जा रहा है मींस इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, जो कि हम यहाँ पे प्रूफ करके अभी दिखाएं। बस यही पर्पस था यहाँ पे, यहाँ हम प्रूफ करके दिखा दिए कि हाँ ये जो डायगोनल प्लेन है, ये जो डायगोनल प्लेन है इस पे एक टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है और ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो इसको इलोंगेट कर दे रहा है। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर जो डायगोनल प्लेन है उस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है जिस वजह से इसका डायमेंशन छोटा हो जा रहा है। और मैग्नीट्यूड जो है, जो टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यही जो हम बाहर से शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं इसी के बराबर है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये सेक्शन Clear और है ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मेरा समझाने का इतना ही फोकस था कि इस प्लेन पे भी एक नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है और उसका जो वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी बनता है कि ये जो 45 डिग्री का प्लेन है इस पे जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है यानी टेंसाइल हो या फिर कॉम्प्रेसिव हो, उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है। और वो कितने एंगल पे होता है, जब ये 45 डिग्री के एंगल पे हो। सर यदि एंगल चेंज रहेगा तो वो बराबर नहीं होगा। तब वैल्यू चेंज हो जाएगा, तब बराबर नहीं आएगा। ये एक स्पेशल वैल्यू है, ये बहुत ही फेमस वैल्यू है। एक मटेरियल में 45 डिग्री प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, अगर प्योर शियर, अगर वो बॉडी प्योर शियर से सब्जेक्टेड हो तो उस बॉडी में 45 डिग्री प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा उसका वैल्यू शियर स्ट्रेस के बराबर होगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके सर। ये एंगल चेंज हो जाएगा फिर वो पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन इस एंगल का वैल्यू है। ये हम लोग जब प्रिंसिपल प्लेन पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है उस पे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा हम लोग क्यों 45 डिग्री का ही स्टडी कर रहे हैं, क्यों ऑल प्लेन का स्टडी नहीं करते हैं।
टाइम है अभी? यस सर, आप पढ़ाइए। चलो तो एक रिलेशन क्विकली, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम तुरंत रिलेशन प्रूफ कर देते हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड जी। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज होगा, इसलिए वो कंसेप्ट पढ़ाना जरूरी था। देखो, हम शियर स्ट्रेस लगाए, तो इस शियर स्ट्रेस के कारण ये बॉडी जो है वो कुछ ऐसा डिफॉर्म हो गया, ए बी सी डी। ये मान लेते हैं थीटा एंगल से ये बॉडी डिफॉर्म कर गया इस साइड। ये हमारा बी डैश है, ये हमारा पॉइंट जो है वो सी डैश है। ठीक है, ये बी यहाँ पे चला गया और सी यहाँ पे चला गया। ये हमारा पहले डायगोनल था बी डी, अब डायगोनल क्या हो गया, अब हमारा डायगोनल ये हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक यहां से इस पॉइंट से इस जो न्यू डायगोनल हमारा आ रहा है उस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर गिरा दिए। परपेंडिकुलर गिराने से फायदा क्या होगा कि ये जो BD है ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं ये F। ठीक है, तो BD और DF बराबर होगा, BD विल बी इक्वल टू DF। अगर हम ये परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा दिए मींस D to F जो है वो BD के बराबर है, बाकी इतना हमारा इलोंगेशन हो गया, उसमें ओरिजिनल लेंथ पे इतना इलोंगेशन दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल ABD में अगर हम देखें तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा, क्योंकि डायगोनल है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, स्क्वायर है तो ये 45, ये 45, डायगोनल जो है 45 डिग्री पे ब्रेक कर देता है। तो ABD ट्राइंगल पे क्या होगा, देखो ये हमारा 45 डिग्री है तो cos 45 अप्लाई करो। ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABD ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यस सर। इसमें cos 45 ये 45 डिग्री है। cos 45 क्या होता है, ये हमारा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो cos 45 होता है B by H मींस AB अपॉन BD। ठीक है, मींस यहाँ पे हम BD निकाल सकते हैं, BD विल बी इक्वल टू AB अपॉन cos 45। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, √2 पर चला जाएगा, √2 AB। डायरेक्ट में हम लोग जानते हैं कि एक हमारा अगर स्क्वायर है तो उसमें डायगोनल जो होता है वो √2 टाइम्स द साइड होता है, यही है। अब देखो हम लोग स्ट्रेन निकालते हैं, स्ट्रेन अलोंग डायगोनल BD। ठीक है, स्ट्रेन अलोंग डायगोनल BD क्या हो जाएगा, स्ट्रेन है मींस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर बोल सकते हैं फाइनल लेंथ B' D अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो हो जाएगा BD। ठीक है, फाइनल लेंथ डायगोनल का कौन सा हो गया, B', ओरिजिनल लेंथ क्या था, BD। B' को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ B' को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD सॉरी चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ हमारा हो गया, नहीं सॉरी गलत लिख रहे हैं। ये क्या होता है, स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है हमारा, B' माइनस द DF। फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो B' जो फाइनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ हमारा DF हो जाएगा, ये हमारा दे देगा चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, यानी इसको लिख सकते हैं B' अपॉन BD। ठीक है, ये क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? सर यहाँ पे इसको किसी थोड़ा यहाँ सा दोनों जगह BD ही लिखेंगे।
कहाँ पे? strength along diagonal BD equal to हाँ B dash D minus D, ये BD लिखेंगे देखो, अपॉन D। हम अगर डायगोनल बीडी में स्ट्रेन निकाल रहे हैं मींस बीडी जो डायगोनल है उसमें कितना लेंथ में चेंज हुआ। इनिशियली लेंथ उसका था बी डैश डी, बीडी सॉरी, ओरिजिनल लेंथ क्या है? बीडी है, ठीक है। जब हम इसमें स्ट्रेन लगाएं तो ये क्या हो जा रहा है? बी डैश डी हो जा रहा है। तो स्ट्रेन क्या डिफाइन होता है? फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है ना। तो फाइनल लेंथ क्या होता है? बी डैश डी। ओरिजिनल लेंथ क्या था? बी डी। चलो यहाँ बी डी लिखो, ठीक है। बी डैश डी माइनस बी डी अपॉन बी डी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ विच इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और बी डैश डी और बी डी जो है ये हमारा बराबर है डी एफ का, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये परपेंडिकुलर गिरा दिए मींस ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया। तो बी डैश हम इसको लिख सकते हैं बी डैश डी माइनस द डी एफ। अब बी डैश डी माइनस द डी एफ, बी डैश डी माइनस द डी एफ इज इक्वल टू बी डैश एफ, ठीक है। बी डैश एफ अपॉन बी डी। बी डी हम क्या निकाले यहाँ पे? रूट टू ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट टू ए बी, ठीक है। बी डी को हम लोग लिख सकते हैं रूट टू ए बी। मीन्स स्ट्रेन अलोंग द डायगोनल बी डी क्या हो जाएगा? बी डैश एफ अपॉन रूट टू ए बी, ठीक है। सर वो परपेंडिकुलर गिराया तो सर बराबर कैसे हुआ? देखो, अगर लेट सपोज ये तुम्हारा एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें मींस ये 90 डिग्री है, ये हमारा कौन सा डी है? ये बी है और ये हमारा एफ है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। ये एंगल अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे जो हम चेंजेस, यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन हम तुम लोग को बताए थे जब शियर स्ट्रेस पढ़ा देते हैं तो कितना चेंजेस होता है? 0.01 डिग्री, 0.01 रेडियन, ठीक है। हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं या फिर 0.1 रेडियन, इतना चेंजेस आता है। तो ये चेंजेस क्या है? नेग्लेजिबल है। जिस तरह हम लोग अगर टेंसाइल स्ट्रेन लगाते हैं तो जो एलोंगेशन आता है वो आता है 0.3 mm, 0.2 mm। ये कितना होता है? ये आंख से दिखेगा नहीं, इतना कम होता है कि ये मतलब एक तरह से इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर हम रफली बोले तो इसमें कोई भी, इसके लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हुआ। 0.3 mm कितना होता है? 0.3 अपॉन 1000 मीटर, यानी वो बहुत ही कम होता है। उसी तरह ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा एंगल, ये हमारा बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम है, तो जब ये वाला जो लाइन है, ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये एक तरह से ये वर्टिकल के साथ ऐसे कुछ बना रहा है, मतलब इतना कम बना रहा है, कुछ ऐसा एंगल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये जो डिफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ये इतना हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ताकि हमको दिखे डिफॉर्मेशन है, लेकिन ये एक्चुअली में कितना होगा? इतना होगा। तो ये लाइन और ये लाइन में कोई खास डिफरेंस है नहीं, ये हम इसी को इज्यूम कर सकते हैं अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसी तरह से इस लाइन को और इस लाइन में कोई अंतर है नहीं, यानी कि ये लाइन जो है ये डायगोनल है मेरा, ये अगर 45 डिग्री है तो हम मान सकते हैं कि ये वाला भी जो है वो 45 पॉइंट कितना होगा? 45.01 डिग्री। कुछ अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। मींस ये वाला एंगल को हम लोग बोल सकते हैं 45 डिग्री। समझ गया सर। समझ में आ गया? ये 45 हो गया। Yes, sir. अब ये 45 ये 90, तो ये लेंथ आपस में ये दोनों बराबर होगा। चलिए, ये दोनों में ये 90 डिग्री हो जाएगा, 1045। हाँ, perpendicular ये म्यूट हमारा करो ना। सर इसका आवाज घर घर आके आता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन अब? नहीं सर।
देखो जो डिफॉर्मेशन होता है हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं इतना चेंज हो गया, लेंथ में इतना ये था, इतना हो गया, लेकिन वहां पे एक्चुअली में बहुत ही छोटा, इतना नेग्लेजिबल है कि हम अगर एनालिसिस करें तो उस टाइम हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन हमारा अलोंग बीडी इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे, अभी हम बोले ये नेग्लेजिबल है, अगर ये नेग्लेजिबल है और ये मेरा यहाँ पे 90 डिग्री पड़ रहा है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा इतना कम है कि ये 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एज्यूम कर लो ये वर्टिकल ही है, ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ये वर्टिकल ही है हमारा, तो वर्टिकल है तो ये एंगल हमारा 90, ये 45, ये 45, ये 90, तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू इतना कम है कि ये एंगल हमारा, ये हमारा डायगोनल है, इसके साथ ये 45 बना रहा है। ठीक है, वर्टिकल के साथ डायगोनल 45 बना रहा है, ये जो डायगोनल में चेंज है वो बहुत कम है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके साथ वो भी 45 ही होगा। एनालिसिस करके देख लेना, वो 45 ही आएगा, केवल नेग्लेक्ट करते जाना, जो वेरिएशन है उसको नेग्लेक्ट करते जाना, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम ट्राइंगल बी बी डैश एफ में देखते हैं, यानी ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे इस ट्राइंगल में। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 अप्लाई करो, इस ट्राइंगल में cos 45 अप्लाई करो। ठीक है, ये जो छोटा ट्राइंगल है ये तो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो इसमें अगर हम cos 45 अप्लाई करेंगे तो ये एंगल के सामने ये P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, मींस BF जो है वो हमारा हो जाएगा B, और ये वाला जो B डैश है ये हो जाएगा हमारा H। ये समझ में आ गया? ये इस ट्राइंगल में, इसको Yes, थोड़ा sir. बड़ा करके हम दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर हम cos 45 अप्लाई करेंगे, ये F है, ये B डैश है, ये B है, इसी को हम बड़ा करके यहाँ दिखा रहे हैं। तो cos 45 अप्लाई करेंगे तो ये हमारा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, तो cos 45 विल बी इक्वल टू B डैश F अपॉन B डैश, B डैश F। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. चलो यहाँ तक नोट कर लो, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। सर कर लिए, आगे बताइए ना। क्या चीज? नोट कर लिए, आगे बताइए ना। अच्छा ठीक है, cos 45 इक्वल टू B डैश अपॉन B डैश। ठीक है, अब B डैश F यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से हम अभी इतना रहने दो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करो टेन थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं BB डैश अपॉन AB, ये टेन थीटा लिख सकते हैं ना, ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, टेन थीटा इक्वल टू BB डैश P अपॉन B, P अपॉन B। ठीक है, BB डैश अपॉन AB। अब से एक काम करो, BB डैश निकाल लो, BB डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, B डैश F अपॉन cos 45 मींस √2 B डैश F। क्लियर है? अभी कुछ कंफ्यूजन नहीं ना है? सर क्या लिखे हैं? कहाँ पे? Sir, BB डैश इक्वल टू
देखो हम यहाँ पे क्या किए, कॉस इसका वैल्यू 1/√2 लिख सकते हैं ना, cos 45 का वैल्यू 1/√2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? यस सर। चलो ठीक है, अभी यहीं पे छोड़ दो और ये वाला वैल्यू को भी ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम लिखाए थे स्ट्रेन अलोंग डायगोनल बीडी, वो क्या था, b'(f/√2ab। यहाँ से b'(f) का वैल्यू निकालो, यहाँ से b'(f) का वैल्यू हो जाएगा b, इसको इस साइड ले जाओ, b'(√2)। इसमें कोई दिक्कत किसी को? जस्ट नहीं यहाँ पे सर, हम क्या किए, b'(f) रहने दिए, इसको इस साइड ले गए और बटा√2 कर दिए, ठीक है। अब इस b'(f) का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे b'(f) का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, bb'(√2), bb'(√2) और पहले से यहाँ पे है 1/√2ab, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, bb'(2ab। क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन? नहीं सर। जस्ट हम लोग b'(f) का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, b'(f) का वैल्यू, तो bb'/√2 1/√2ab मींस bb'(2ab), ठीक है। अब क्या करते हैं हम, स्ट्रेन अलोंग डायगोनल बीडी निकल गया, अब tan थीटा हमारा होता है bb'/ab। देखो bb'/ab, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थीटा हम बताए थे, tan थीटा, अगर थीटा का वैल्यू काफी स्मॉल होगा तो tan थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा तो tan थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, मींस इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू bb'/ab, ठीक। अब देखो यहाँ पे bb'/ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे प्लेस कर दो, तो स्ट्रेन अलोंग BD इक्वल टू हाफ को रहने दो और bb'/ab को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। यहाँ bb'/ab को हम हाफ थीटा लिख रहे हैं। चलो अब देखो ये दूसरा तरीका से हम लिख सकते हैं, स्ट्रेन अलोंग BD इक्वल टू, देखो BD क्या हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है, मींस इस पे टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन। अब यहाँ पे देखो हम कुछ ऐसा लिखते हैं, सिग्मा थीटा अपॉन E माइनस, चलो इसको समझो, अब ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इसको समझो। अभी हम बताए थे कि एक अगर डायगोनल है इस पे कौन सा स्ट्रेन आ रहा है, सिग्मा थीटा, और इसका वैल्यू टॉक के बराबर है। अभी हम यही प्रूफ करवाए थे थोड़ा देर पहले, इस पे कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है और उसका वैल्यू कितना है, टॉक के बराबर है। अब अगर हम स्ट्रेन निकालना चाहते हैं तो स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू E इंटू ई। जब नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा हो तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है, सिग्मा इक्वल टू E इंटू ई। यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस, डायगोनल में नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा था, हम लोग देखे अभी सिग्मा थीटा जिसका वैल्यू टॉक के बराबर था, सिग्मा इक्वल टू E इंटू ई। यहाँ से E इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई, ठीक है। तो सिग्मा चूंकि ये थीटा एंगल पे लग रहा है तो थीटा अपॉन ई। साथ ही ये अगर मेरा इलोंगेट कर रहा था तो दूसरा डायगोनल क्या कर रहा था, जो दूसरा डायगोनल है उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। हम अभी समझाए थे कि एक डायगोनल में टेंसाइल आएगा तो दूसरा डायगोनल में दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्प्रेसिव आएगा, मींस कुछ ऐसा समझ लो, एक में टेंसाइल आ रहा है दूसरा में कॉम्प्रेसिव आएगा, ठीक है। मान लो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ठीक है। अगर हम इसमें स्ट्रेन निकालना चाहते हैं, इस एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
इस एक्सिस के अलोंग अगर स्ट्रेन निकालना चाहते हैं तो सिग्मा अपॉन ई, ठीक है। और ये जो लग रहा है इसके कारण भी इस डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा। ये हम वॉल्यूमेट्रिक में क्लियर समझा रहे थे, वही यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि ये जो कंप्रेसिव लग रहा है ये इस डायरेक्शन में तो कंप्रेशन करेगा लेकिन इस डायरेक्शन में इलोंगेशन करेगा, ठीक है। ये अगर हम किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो माइनस, देखो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है तो माइनस सिग्मा अपॉन ई होगा स्ट्रेन, और म्यू हम लोग लगाते हैं। समझ में आ रहा है ये वाला? ये देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब हम पढ़ा रहे थे उसी वक्त क्लियर किए थे ये वाला, कि अगर कोई एक डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं तो उसके कारण उस डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लग रहा है उसके कारण भी उस डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा। ये लो पॉइंट नहीं समझ में आया? यस सर, आगे सर। देखो सभी को आ गया या फिर किसी को नहीं आया तो बताओ, हम फिर से समझाएंगे अच्छे से। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। आगे चला गया? चलो ठीक है, ये पॉइंट हम नेक्स्ट आगे क्लास में भी समझा देंगे, अभी हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझा देंगे, अभी हम पूरा क्लियर प्रूफ कर देते हैं। अब देखो उसके बाद हम लोग देखे थे कि सिग्मा थीटा का जो वैल्यू आ रहा था वो टॉ के बराबर था, ठीक है। ये अभी हम जस्ट प्रूफ किए, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा थीटा की जगह पे टॉ इंटू ई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इंटू इसको भी टॉ लिख सकते हैं अपॉन ई, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं, अगर टॉ अपॉन ई को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू। कोई दिक्कत यहाँ पे? सिग्मा थीटा को टॉ अभी हम प्रूफ करवाए थे कि सिग्मा जो 45 डिग्री पे लगेगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, वो टॉ के बराबर होगा, यानी कि ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आया स्ट्रेन अलोंग बीडी, ये आ रहा है, यहाँ से हम लोग स्ट्रेन अलोंग बीडी हाफ थीटा निकाल लें, यानी कि ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं हम। ये भी स्ट्रेन अलोंग बीडी है, ये भी स्ट्रेन अलोंग बीडी है, तो ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ थीटा इक्वल टू टॉ अपॉन ई 1 प्लस म्यू। ये थीटा है क्या, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन का डेफिनेशन यही था ना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना होता है, और शियर स्ट्रेन क्या होता है मेरा, देखो टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिखवाए थे गामा, टॉ इक्वल टू जी इंटू गामा, ठीक है। ये जो गामा है वो सेम यहाँ पे शियर स्ट्रेन है, जो कि यहाँ पे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंगुलर डिफॉर्मेशन यही शियर स्ट्रेन हमारा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉ अपॉन जी, ठीक है। थीटा इक्वल टू टॉ अपॉन जी अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो हाफ इंटू टॉ अपॉन जी इक्वल टू टॉ अपॉन ई इंटू 1 प्लस म्यू। टॉ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई को इस साइड ले आओ, 2g को उस साइड भेज दो, ये रिलेशन आ गया, इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। देखो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही तो मेरा शियर स्ट्रेन है। शियर स्ट्रेन जब हम शुरू में कंसेप्ट दिए थे यही दिए थे, जो एंगुलर मेरा डिफॉर्मेशन होगा, कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग शियर स्ट्रेन बोलते हैं। और हम जानते हैं शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच रिलेशन क्या होता है, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, या फिर गामा, सेम रिप्रेजेंटेशन सब जगह होता है, या फिर गामा, तो टॉ इक्वल टू जी इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू टॉ अपॉन जी। उसी को हम लोग यहाँ पे रख दिए, हाफ टॉ अपॉन जी इक्वल टू टॉ अपॉन ई इंटू 1 प्लस म्यू, यहाँ से हम कैंसिल कर दिए टॉ को, और ये रिलेशन आ गया। ठीक है, एक बात देखो, ये जो मैथमेटिकल, ये पूरा मैथमेटिक्स है, बहुत कम ही जगह हम कंसेप्ट यूज किए हैं, एक दो जगह जैसे यहाँ पे हम सिग्मा थीटा इक्वल टू टॉ पुट किए, यहाँ पे कंसेप्ट यूज किए हैं, बाकी पूरा मैथमेटिक्स है। एक बार खुद से देखना ट्राई करके, कहाँ पे क्या हम कैसे लिखे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना, हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे।
लिख लिए सर। हो गया नोट? यस सर। चलो ठीक है, हम जो भी पढ़ाएं एक बार खुद से देखना कि कहाँ कहाँ कैसे प्रूफ हुआ है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो, कुछ न समझ में आए, फिर पूछना, कल हम कल क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लास एंड करते हैं हम। ठीक है सर।